subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the geometrical isomerism. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आइसोमेरिज्म को लेकर। बात करें इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 2 है। जो यूनिट नंबर 1 है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगर बात करें हम लोग आइसोमेरिज्म सीरीज़ की तो उसमें हम डिटेल्ड बात कर रहे हैं, डिटेल ऑब्जेक्टिव बेस्ड बात कर रहे हैं, ताकि आपको जो इनसे जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके नीट हो, नेट हो, गेट हो, जीपेट हो, नाइपर्स हो, उनमें आपके आते हैं और आप इजी करेक्ट कर सकते हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So isomerism. So basically the phenomena of the isomers is known as the isomerism. तो कहीं ना कहीं हमने बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझ में आने लगेगी कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म को लेकर, तो आइसोमर्स के फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अभी आइसोमर्स क्या है? तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैव द सिमिलर और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ। तो कहीं ना कहीं आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होती है, लेकिन उनका जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, या फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफर हो सकती है। और डिफर क्यों होती है? बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, जो आपके उन कंपाउंड्स में जो एटम्स के अरेंजमेंट हैं वो डिफर होने की वजह से ही उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम डिफर होती हैं। तो आइसोमेरिज्म के दो बेसिक मेजर पार्ट हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मीन्स दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो हैं डिफर होते हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल सकते हैं। इससे बहुत सारे टाइप्स हैं, आपका चेन आइसोमर्स हैं, फंक्शनल हैं, पोजिशनल हैं, मेटामर्स हैं, टाटोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हैं, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स विच हैव या और दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज दे हैव द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट they are differ in the spatial arrangement of the atom or group in the compounds। और बात करें, सिंपल से बात करें कि इनमें जो है ऐसे आइसोमर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होते हैं, लेकिन उनके जो एटम का अरेंजमेंट है आपके स्पेस में, स्पेशल मीन्स स्पेस, आपके स्पेस में 3D स्ट्रक्चर वो डिफर होते हैं। तो आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है वो डिफर होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ हद तक डिफर हो सकती है। तो उनको बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स। उसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन बात करें डिवीजन की तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स या कॉन्फिगरेशनल, एक है आपका कंफर्मेशनल। तो जो कंफर्मेशनल है वो नॉन सेपरेबल है, वो उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते उन आइसोमर्स को, लेकिन जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स के यूज़ करके। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका इनहेंसियोमर्स, एक है आपका डायस्ट्रोमर्स। तो इनहेंसियोमर्स क्या है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले क्लासेस में। तो इनहेंसियोमर्स आर द आइसोमर्स और स्टीरियोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मीन्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि आपस में मिरर इमेज जैसे होते हैं और लेकिन वो आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, मीन्स आपस में वो कंप्लीटली छुप नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका इम्पॉसिबल है, ठीक, नॉट ना कि इम्पॉसिबल। तो उनको हम बोलते हैं आपके इनहेंसियोमर्स, जो कि आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही ये प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, आप दोनों के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये एक दूसरे का एक तरीके से मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, लेकिन ये जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, जबकि ये जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। इसलिए एक तरीके से ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो मिरर इमेज है जस्ट उसका आइडेंटिकल होता है, वो सेम होता है, वो डिफरेंट कंपाउंड नहीं होता। लेकिन ये जो मिरर इमेज जैसे कंपाउंड्स हैं वो एक अलग ही कंपाउंड्स हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सीखा था
डेक्स्ट्रो लियो या प्लस या माइनस या कैपिटल डी कैपिटल एल या आर एंड एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सिमिलरली आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी आपके सीस ट्रांस ई एन जेड या आपके सिन एन एन टी भी होते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो बात करें हम लोग इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये बेसिकली आपका लैक्टिक एसिड है, ये आपका लैक्टिक एसिड है। हमने ऑलरेडी कलर फॉर्म में किया हुआ ताकि आपको समझाने में ईजी होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो लैक्टिक एसिड है उसमें कैरल सेंटर्स होना जरूरी है। तो बेसिकली बात करें हम लोग, ये कोई COOH है रेड वाला, ये है आपका CH3, ये जो ब्लू है वो आपका OH है और ये ग्रीन है आपका H है। तो ये लैक्टिक एसिड है, इसका जस्ट मिरर इमेज है। एक डेस्ट्रो होगा तो एक लियो होगा, एक R होगा तो एक S होगा, एक आपका कैपिटल D होगा तो एक कैपिटल L होगा। तो ये इनके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स हैं। ये दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दोनों ही आपके आपस में मिरर इमेज जैसे होते हैं और आपस में इनएंसियोमर्स हैं। इनको बोलते हैं इनएंसियोमर। लेकिन बात करें हम लोग, और ये आपके हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मीन्स ये आपस में छुप नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इस कंपाउंड्स को 180 डिग्री तक पे रोटेट करेंगे, तो अगर इस तरीके से कंपाउंड्स हैं उसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड्स यहाँ आएगा, ये कंपाउंड्स यहाँ चला जाएगा, ये आपकी यहाँ, ये आपकी यहाँ, इस तरीके से। अब इसको उठा के अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपस में वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, मतलब वो आपस में छुपेगा नहीं, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन बात करें हम लोग सिमेट्रिक, ये क्योंकि आपके एसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन बात करें हम लोग ऑप्टिकल इनेक्टिव कंपाउंड्स की, तो ये जैसे कि बात करें इनमें भी कैरल सेंटर्स होते हैं, लेकिन ये आपकी तरह से मीजो कंपाउंड्स हैं, ये ऑप्टिकल इनेक्टिव कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनका जो मिरर इमेज है, जबकि ये होता नहीं मिरर इमेज, लेकिन हम क्रिएट करेंगे अगर इस इमेज को, इस मिरर इमेज वाले कंपाउंड्स को अगर 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो कैसा होगा, ये आपका इस तरीके से होगा। तो ये जो दो हैं वो इधर आएंगे, ये दो इधर आएंगे। अब इसको उठा के अगर हम इस पर इम्पोज करेंगे, इसमें छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये कम्प्लीटली छुप जाता है, क्योंकि ये दोनों इधर ही है, ये दोनों इधर ही है, तो अपने आप छुप जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल, मतलब आपस में कम्प्लीटली छुप जाना। तो जो सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, जो सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, वैसे कंपाउंड्स इजीली आपस में छुप जाते हैं, इसलिए वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्रिएट करते हैं जो कि जस्ट आइडेंटिकल ही होगा। अगर ये डेस्ट्रो और लियो है तो ये भी डेस्ट्रो और लियो होगा, इसमें RS होगा तो इसमें भी RS होगा, दोनों सिमिलर ही हैं, एक जैसे ही हैं, एक ही कंपाउंड्स हैं, इसलिए इसका जो मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है। तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव के ऑप्टिकल मिरर इमेज हैं, ये आपके सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड जो हैं ऑप्टिकल इनेक्टिव है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे। एक कंपाउंड था डायस्ट्रोमर्स, तो डायस्ट्रोमर्स भी स्टेरोआइसोमर्स ही हैं। सो ऐसे स्टेरोआइसोमर्स विच हैव द नॉन मिरर इमेज, ऐसे आइसोमर्स, ऐसे स्टेरोआइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते, उनको हम बोल सकते हैं दीज आर द डायस्ट्रोमर्स। तो डायस्ट्रोमर्स जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जितने भी आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सीस ट्रांस ई एन जेड्स या फिर सिन एन टी, जितने भी होंगे वो सारे के सारे डायस्ट्रोमर्स होंगे, क्योंकि वो मिरर इमेज क्रिएट नहीं करते, मिरर इमेज जैसा नहीं होते। बात करें हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, एक तरीके से HH है, ये CH3 है, तो ये आपका 2 ब्यूटीन है, तो ये सिस 2 ब्यूटीन, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, दोनों आपस में देख रहे हैं क्या मिरर इमेज जैसा है, क्या नहीं है। इसमें कि ये दोनों तो मिरर इमेज जैसा लग रहे हैं, पर यहाँ देखेंगे तो दोनों डिफर हैं, इसलिए मिरर इमेज नहीं है। सेम इसमें ये आपका जेड या फिर ट्रांस, इसमें भी सिस ट्रांस EN-Z या फिर सिन एन टी होते हैं, तो हम आगे बात करेंगे 1 बाय 1। आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल सिस और ट्रांस सिस्टम के बारे में, सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में, क्या उनकी बेसिक कंडीशंस हैं, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब ये भी ये भी आपके मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, दोनों सेम कंपाउंड्स हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है। क्लियर है। सेम आपकी बात करें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी आपके डायस्ट्रोमर्स होते हैं, मीन्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज जैसा नहीं होते हैं। तो ये जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड का, ये आपका मीजो कंपाउंड था, ठीक, ये आपस में क्या होंगे, डायस्ट्रोमर्स होंगे, क्योंकि ये मिरर इमेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए है क्या सेम, नहीं है, तो ये आपके क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स। तो जितने भी डायस्ट्रोमर्स हैं या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, लेकिन इनएंसियोमर्स केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही होते हैं,
ठीक है, इतना आप समझ लिए, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या, कि क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या उनके नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हैं। आज हम फोकस करेंगे केवल सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। आपके सिलेबस में सिस एंड ट्रांस, EN/Z और CN/NT तीनों हैं। हम बात करते हैं वन बाय वन, हम इनको एग्जाम्पल में समझेंगे कि क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्या उनके फॉलो होना चाहिए। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए इतने को, फिर हम बात करते हैं आगे। हो गया, चलिए अब आते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। तो व्हाट इज द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स? तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर विच हैव द सेम और सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ ग्रुप अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेसिकली जो आपके जितने भी इसी से जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या आइसोमर्स हैं, वो उनमें डबल बॉन्ड होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन आपके साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोएल्केन्स की बात करें हम लोग, उनमें भी आपके ये होते हैं सिस एंड ट्रांस, जो हम आगे बात करेंगे आने वाले क्लासेस में, उनमें भी पाए जाते हैं। लेकिन मेजरली की बात करें तो उन में आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो आपके एटम्स का अरेंजमेंट है वो आपके स्पेस में डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक प्लेन स्ट्रक्चर की, एक प्लेन स्ट्रक्चर की। यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेन बात कर रहे हैं। तो उन पे ही एक तरीके से जो स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है आपके एटम्स का, वो डिफर होंगे दोनों कार्बन के अराउंड या बीच में। ठीक है, उसको बोलते हैं आपके सिस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बेसिकली 3 टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं। एक है आपका सिस एंड ट्रांस, सेकेंड है आपका EN/Z एंड थर्ड है आपका CN/NT। तो जो मेजरली है सिस एंड ट्रांस होते हैं, इसलिए हम इसको सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बोलते हैं या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोलते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। हम इस क्लास में बात करेंगे केवल सिस एंड ट्रांस के बारे में, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे EN/Z और CN/NT के बारे में। तो इनकी जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की है 2 मेजर कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है रिस्ट्रिक्टेड टू द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपके जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे, उन बॉन्ड्स में जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रोटेट हुआ मतलब उसमें आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए हम बात कर रहे थे कि आपके जो साइक्लोएल्केन्स हैं उनमें भी आपकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है कार्बन कार्बन एटम के बीच में आपस में, इसलिए उनमें भी आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं। लेकिन मेजरली की बात करें, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं रोटेशन पे, इसलिए पाई बॉन्ड्स के केस में हमको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है समझिए। सपोज जैसे कि बात करें हम लोग, तो सपोज ये कोई कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड्स में जो हैं एक तरीके से आपका ये साइक्लिक नेचर का है, साइक्लिक नहीं है, तो इसमें जो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इन कार्बन कार्बन के बीच में जो एटम का अरेंजमेंट है वो तो डिफर है ही, लेकिन हम इसको जब रोटेट करेंगे तो ये इजीली रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं इजीली रोटेट हो जा रहा है। तो इसमें आपके जो दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, रोटेशन फ्रीली हो सकता है इस केस में। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, देखिए इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, तो क्या ये इजीली रोटेट हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। कैसे? अगर हम इसको फोर्सफुली रोटेट करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये पाई बॉन्ड्स है वो कभी ना कभी ब्रेक हो सकता है। तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू द रोटेशन। इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ये पहला कंडीशन है आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, या सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का। ठीक, तो पहला कंडीशन हो गया आपका रोटेशन। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन कि 2 एटम और ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। इन जो कार्बन एटम्स हैं, ये जो कार्बन एटम है या इस कार्बन एटम की बात करें तो जो एटम्स जुड़े होंगे या ग्रुप जुड़े होंगे, उस ग्रुप जो हैं सेम नहीं होना चाहिए, ये जो है डिफर होना चाहिए। अगर ये A है और B है तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, ये C है, ये D है, तो C नॉट इक्वल टू D। चारों अलग अलग भले ही हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये दो, इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे इंडिविजुअली आपके दोनों सिमिलर एटम नहीं होना चाहिए। अगर सिमिलर एटम है तो उस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब समझते हैं वन बाय वन एग्जांपल के रूप में। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ब्यूट टू इन। ठीक है, तो ये आपका कार्बन नंबर 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4।
तो इस 2 पे क्या है, इन है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 इन। तो इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट इस तरह से अरेंजमेंट है CH3H CH3H, इसमें एक अरेंजमेंट ये है CH3H H CH3। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। इसमें जो सिमिलर एटम्स हैं वो सेम साइड पे हैं, इसमें जो सिमिलर एटम्स हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट साइड पे है। तो अगर किसी भी कार्बन एटम में कार्बन एटम के बीच में जो आपके एटम का अरेंजमेंट है अगर सेम साइड हुआ तो क्या होगा, वो सिस होगा, सिस फॉर्म होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हुआ तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका नाम क्या होगा, सिस 2 ब्यूटीन। इसका क्या नाम होगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो आप समझ गए होंगे कि सिस और ट्रांस क्या है। ठीक है, तो अब इनका जो है ये क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स हैं, अगर इस पर रोटेशन पॉसिबल होता तो हम इजीली रोटेट करके एक ही कंपाउंड्स को, जैसे कि बात करें हम लोग इस वाले हमने देखे थे कि अगर ये इस तरह के अरेंजमेंट है, मान लो ये ऊपर है ये नीचे है, सपोज बात करें तो इधर भी सेम होगा उस तरीके से, मान लो तो ये ऊपर नीचे है, तो हम ये कंपाउंड्स एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, लेकिन अरेंजमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, लेकिन कंपाउंड्स एक ही हैं क्योंकि इसमें फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन इसके केस में जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रोटेट होके ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए ये अलग ही कंपाउंड्स हैं, ये अलग ही कंपाउंड्स हैं। हम कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि दोनों की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफर होती है। अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है। हम देख लेते हैं क्या होती है। तो सिस 2 ब्यूटेन का होता है 4 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट्स और आपके ट्रांस 2 ब्यूटेन का होता है 1 सेंटीग्रेड। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसमें आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो अब आते हैं, आप एग्जांपल्स की बात करते हैं, अलग अलग एग्जांपल बात करते हैं और आपको बताना है कि इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो कौन सा सिस होगा, कौन सा ट्रांस होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। तभी आप जो हैं इस दोनों को आपको इसको समझ में आ गया होगा। इसको अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी तो हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हो गया, चलिए। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर और हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को। हम देखते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो बात करते हैं पहले कंपाउंड्स की। ये आपका HCl CH CH HCl। तो जो पहली नज़र में देखेंगे तो आपका जो Cl और Cl है दोनों सेम साइड पे हैं, H और H सेम साइड पे हैं, तो आपको लगेगा ये सिस है। बट ये सिस फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें देखिए आप ये एसाइक्लिक नेचर का है और आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसमें रोटेशन पॉसिबिलिटी है। जो रोटेशन पॉसिबिलिटी है तो जो आपका कंडीशन नंबर 1 है वो फेल्ड हो गया। अल्टीमेटली क्या हो गया, इसमें आपके कोई भी GI नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड आते हैं हेक्स 3 इन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं C2H5 C डबल बॉन्ड C C2H5। तो देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6, इसलिए आपका हेक्स 3 इन। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें C2H5 है, C2H है, H है, C2H5 है, मतलब दो कार्बन के जो एटम्स हैं वो डिफर एटम है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। इसमें पाई बॉन्ड्स भी हैं, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, रोटेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, एटम भी डिफरेंट हैं, तो होगी तो कौन सा होगा। अगर सेम एटम अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम ट्रांस हेक्स 3 इन लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं आपके एग्जांपल नंबर 3 और पेंट 2 इन। तो पेंट 2 इन अगर इस तरह का दिया गया है इस तरीके से, तो CH3 C डबल बॉन्ड C C2H5, तो 1 2 3 4 5, इसलिए आपके पेंट 2 इन। अब देखिए इसमें, अब इसमें जो है आपका डबल बॉन्ड है, हाँ है, डिफरेंट एटम्स हैं, हाँ डिफरेंट एटम्स हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये जरूरी है कि डिफरेंट एटम्स हो, ये जरूरी नहीं है कि 2 एटम सेम होगा तभी हम सिस ट्रांस कर सकते हैं। अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसके केस में देखिए एक तो सेम है, तो सेम एटम एट सेम साइड आपका क्या होगा, सिस होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको सिस पेंट
2 इन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें जो हैं अलग अलग एटम हैं तो हम सिस के अलावा जो ई एन जेड सिस्टम है उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं। ई एन जेड सिस्टम बेहतर होता है आपके सिस और ट्रांस से, क्योंकि ई एन जेड में आपके सेम एटम की होना जरूरी नहीं है, हम किसी भी एटम के थ्रू उसको सिस एन जेड लिख सकते हैं, हम आगे समझेंगे। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, HCl C डबल बॉन्ड CH3 तो इसमें बॉन्ड तो है, डिफरेंट एटम्स हैं, इसमें सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसमें जियोमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि आपका सेम एटम्स हैं आपके एक कार्बन एटम पे, जो कि ये सेकेंड रूल जो है फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिस और ट्रांस भी नहीं हो सकता, सी ने एंटी नहीं हो सकता और ई एन जेड भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। C2H5 CH3 C डबल बॉन्ड C H और D क्या है? H का बड़ा भाई है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन ही है, टाइटेनियम होता है, जानते हैं आप लोग। तो बेसिकली तो इसके केस में देखेंगे कि एटम्स डिफरेंट हैं, हाँ है, बॉन्ड्स हैं, हाँ है, मतलब रोटेशन नहीं होगा, मतलब इसमें आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अब इसमें सी से ट्रांस है क्या? इसमें सी से ट्रांस पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेम एटम तो है नहीं कि हम कंपेयर करें कि अपोजिट डायरेक्शन पे सेम साइड पे हैं। इसीलिए जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए ई एन जेड सिस्टम लाया गया था, क्योंकि ई एन जेड जो है केवल आपके जो कान इन गोल्ड प्री लॉग सीक्वेंसिंग रूल था उस रूलों को फॉलो करके हम इस पर लाइट एटम और हेवी एटम ग्रुप को प्री ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद हम उसको देख सकते हैं। तो हम जब ऑर्डर करेंगे तो सेम फॉलो करेंगे CIP रूल, कान इन गोल्ड प्री लॉग रूल। इसमें कहा गया था कि हम देखेंगे पहले एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, या फिर आपका जो सेकेंड एटम है वो देखेंगे। ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, तो उसमें आप उस लेक्चर को देखिए ताकि आपको समझ आ सके। सिमिलर है कि इसमें देखिए कौन सा हेवी है, ऐसी बात है आपका जो मास है या H का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास इसका हाई है, इसलिए आपका ये हेवी होगा, ये 1 ये 2 सेम। इसमें देखिए दोनों पे CC है, सेकेंड एटम क्या है, इसमें C है, इसमें H है, इसलिए हेवी क्या होगा, ये लाइट होगा। तो अगर दो हेवी एटम डिफरेंट साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं, तो वो हमको उसको E करते हैं, और सेम साइड पे हो तो उसको Z करते हैं। तो ये क्या होगा, आपका E होगा। ठीक, E मतलब E आपका ट्रांस जैसा है, हेवी एटम्स अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। अब इसकी बात करें, इसको हम क्या E एन जेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम सबको कर सकते हैं एक्चुअली में। तो इसको हम जो करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका हेवी है और ये हेवी है, सिंबल सा है दिख रहा है, ये H है, ये C है। जाहिर सी बात है ये क्या है, हेवी एटम्स एट द सेम साइड, तो क्या होगा आपका Z होगा, इसलिए हम इसको Z लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ई एन जेड का बेसिकली इंट्रोडक्शन है, हम बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के साथ। तो अब ये क्या इंपॉर्टेंस है सीसन ट्रांस की, अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर नेक्स्ट की ओर, तब आपको समझ में आएगा। ये आपका एग्जांपल नंबर है आपका 6। ये दोनों की कंपाउंड्स हैं, ये हैं आपके 1,4-ब्यूट 2-इन ओइक एसिड, ये भी सेम है 1,4-ब्यूट 2-इन ओइक एसिड। ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 और 4 पे ओइक एसिड है, ये ब्यूटेन है, और इसमें 2 पे इन है। क्लियर है? अब इस सीसन ट्रांस है, सिंपल सा है, दो सेम एटम सेम साइड पे मतलब सिस, दो एटम एट डिफरेंट साइड पे मतलब ट्रांस। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए, सिस 1,4-ब्यूट 2-इन ओइक एसिड का जो नाम है वो मैलिक एसिड है, उसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, जबकि ट्रांस 1,4-ब्यूट 2-इन ओइक एसिड का नाम फ्यूमेरिक एसिड है। और मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड दो अलग अलग केमिकल्स हैं, दो अलग अलग कंपाउंड्स या केमिकल हैं, उनकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसलिए सिस और ट्रांस या स्टेरोआइसोमरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टेरोआइसोमरिज्म या स्टेरोआइसोमर्स दिखते तो सेम हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर भी सेम होता है, लेकिन उनके अरेंजमेंट डिफर होने की वजह से उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफर होती है, इसलिए वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सिमिलर जैसे दिखने वाले भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि जुड़वा भाई है तो सेम दिखने वाले, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बेसिकली cis and trans isomer system या cis and trans isomerism. And if you want to note these examples, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.